हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, आपके चैनल स्टडी ड्यू में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से हम लोग जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग जो है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के बारे में सारी चीजें डिटेल से समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके जो है कि मिडवल, फिर आपके एंशिएंट। तो हम लोग इसी क्रम में जो है कि अपने हिस्ट्री की जो है कि स्टार्ट करेंगे और जो है कि सबसे पहले जब आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग मिडवल पे आएंगे, उसके बाद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो देखिए, अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो देखिए, अगर भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में जो आपकी यूरोपीय कंपनियां थी ये भारत में आपका ये क्यों आई थी, इनके भारत में आने का रीजन या फिर कारण या उद्देश्य आपका क्या था। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो यूरोपीय आपकी कंपनियां हैं इनके भारत में आने का एक निश्चित आपका क्रम क्या था, ये किस क्रम में जो है कि ये भारत में आपका ये आई थी। तो देखिए, अगर इनके निश्चित क्रम की बात करते हैं तो इसे मैंने एक ट्रिक के माध्यम से जो है कि आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसे हम लोग कह सकते हैं पीडी अडेफा। ठीक है, ये मतलब कि कोई भी ट्रिक आप अपना सकते हैं जिसके बारे में पता चल सके कि सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। तो देखिए, इस ट्रिक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे पी से आपका क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली, ठीक है। उसके बाद डी से आपका क्या हो जाएगा, आपका डच। देखिए, डच को हम लोग हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, आपका अ से क्या हो जाएगा, तो अ से आपकी हो जाएगा अंग्रेज। अंग्रेज, ठीक है। और उसके बाद देखिए, आपका डे से क्या हो जाएगा, तो डे से आपका हो जाएगा डेनमार्क। और इसके बाद देखिए, फ्रा से क्या हो जाएगा, तो आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, ये भारत में जो है कि यूरोपीय कंपनियों के आने का एक क्रम है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी आई थी, पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आपके डच आए थे, फिर आपके अंग्रेज आए थे, फिर डेनमार्क, उसके बाद आपके फ्रांसीसी आए थे। और आपके जो है कि एग्जाम में इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। सीधे आपसे पूछ देता है कि भारत में जो है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी सबसे पहले आई थी, तो आपकी पुर्तगाली। उसके बाद क्वेश्चन आपका ये भी बन करके आया हुआ है कि भारत में जो है कौन सी कंपनी सबसे पहले आई और सबसे लास्ट में जो है कि भारत से गई थी। तो देखिए, इस कंडीशन में भी आपका जो है कि पुर्तगाली ही आपके हैं, ये सबसे पहले भी आए थे और सबसे बाद में, अर्थात आप कह सकते हैं 1961 ईस्वी में ये गोवा को छोड़ करके भारत से वापस गए थे। ठीक है। और देखिए, इसके बाद जो हम लोग आएंगे तो इसके बारे में अलग से हम लोग डीप में जो है कि चार्ट बना करके, चार्ट मेथड से इसके बारे में सारे जो है कि आपके यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो आपकी यूरोपीय कंपनियां आपकी जो भारत में आई थी, तो एक्चुअली में ये तो व्यापार करने के लिए आई थी। और जब ये व्यापार कर रही थी तो आपस में जो है कि व्यापारिक वर्चस्व के लिए इनके मध्य में संघर्ष हुआ था। और इस संघर्ष के अंतर्गत कौन सी कंपनी आपकी ज्यादा शक्तिशाली या ताकतवर आपकी उभर करके आई थी। अर्थात आप इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि इन कंपनियों के अंतर्गत कौन सी कंपनी ने भारत में सबसे अधिक जो है कि लंबे समय तक जो है कि शासन किया था, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए व्यापारिक वर्चस्व हेतु संघर्ष। तो देखिए, जो व्यापारिक वर्चस्व और अधिकार क्षेत्र के लिए जो आपका इनके मध्य संघर्ष हुआ था, तो इसमें से कौन सी कंपनी आपकी जो है कि ज्यादा शक्तिशाली आपकी उभर करके आई थी। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में जब ये कंपनियां भारत में आई थी तो धीरे धीरे हम लोग जो है कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए, अर्थात हम लोग जो है कि गुलाम बन गए। वो कौन से कारण थे कि हमें धीरे धीरे जो है कि गुलामी की तरफ जो है कि बढ़ने के लिए
मजबूर कर दिया था। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग जो है कि क्वेश्चन सेगमेंट के अंतर्गत जो है कि देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से बन करके आए हुए हैं। तो आइए अब हम लोग अलग अलग जो है कि एक एक जो है कि टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पुर्तगाली के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये जो पुर्तगाली कंपनी आपकी थी ये भारत में सबसे पहले जो है कि आई थी। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और चार्ट मेथड से इन सारी चीजों को अभी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए जो यूरोपीय कंपनियां या यूरोपीय लोग हैं ये भारत में आखिर क्यों आए थे, इनके आने का कारण या उद्देश्य आपका क्या था। तो देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से आपका चलती है कि जो आपके यूरोपीय लोग थे ये पहले अरब के देशों के साथ व्यापार करते थे। वहां से जो है कि गरम मसाले हो गया या फिर काली मिर्च या मिर्च हो गई, इन वस्तुओं का आयात करते थे और अपने देश में ले जाकर के बेच के मुनाफा कमाते थे। तो कहीं ना कहीं जो है कि यूरोपीय लोगों को ये बात पता थी कि जो अरब देश के निवासी हैं ये लोग जो है कि माल का आयात भारत से करते हैं, इन वस्तुओं को भारत से मंगाते हैं और उसके बाद जो है कि ये वस्तुएं हमारे देश में पहुंचती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि इन यूरोपीय लोगों ने सोचा कि सीधे हम लोग भारत के साथ व्यापार करें और इन वस्तुओं को ला करके अपने देश में बेचें और अधिक से अधिक जो है कि फायदा या मुनाफा जो है कि प्राप्त करें। तो देखिए इसी क्रम में जो है कि आपके जो है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की तलाश करने का कार्य आपका शुरू हुआ था। और इसके लिए जो है कि सबसे पहले आप कह सकते हैं कि यूरोपीय आपके एक नाविक आपके थे, एक्चुअली में ये स्पेन के नाविक थे जिनका नाम आपका था क्रिस्टोफर कोलंबस। नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो देखिए आपके स्पेन के नाविक थे जिनका नाम आपका क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिन्होंने जो है कि 1492 ईस्वी में जो है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की तलाश के लिए इन्होंने अभियान शुरू किया था। और एक्चुअली में ये भारत को जो है तलाश करते करते पहुंच जाते हैं अमेरिका, और यहाँ पे जाकर के अमेरिका में जाकर के इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है कि कोलंबस साहब जो है कि भारत के लिए तलाश के लिए आए, लेकिन ये भारत के लिए समुद्री मार्ग के लिए रास्ता आपका नहीं खोज सके। और इसके बाद बात करते हैं तो पुर्तगाल के आपके एक नाविक थे जिनका नाम आपका था वास्को डिगामा, और ये निकलते हैं तो ये आपके 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के लिए समुद्री मार्ग के लिए निकलते हैं। और एक्चुअली में ये पहुंच कहाँ पे जाते हैं, तो ये पहुंचते हैं कालीकट में पहुंचते हैं। और ये कालीकट आपका पड़ता कहाँ पे है, तो ये केरल राज्य के अंतर्गत पड़ता है। और इस केरल राज्य का जो है कि इस कालीकट का शासक आपके रहते हैं कृष्ण जमोरिन साहब। तो कहीं ना कहीं जो कृष्ण जमोरिन साहब होते हैं ये वास्को डिगामा का स्वागत करते हैं, इनका जो है कि अभिनंदन करते हैं। फिर जो वास्को डिगामा साहब आपके रहते हैं, ये वास्को डिगामा साहब जो है कि इन गरम मसाले आपके हो गए, काली मिर्च या फिर अन्य आपकी जो वस्तुएं हैं इनको अपने देश जो है कि यूरोप ले जाते हैं और वहां पे जो है कि इन वस्तुओं को बेच करके लगभग 60 गुना ज्यादा जो है कि मुनाफा प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है कि यूरोपीय देशों में जो है कि आपकी तरफ फैल जाती है कि भाई जो है कि अगर भारत के साथ जो है कि इन गरम मसाले वस्तुओं का व्यापार किया जाए तो कम समय में अधिक से अधिक जो है कि लाभ कमाया जा सकता है। और इसी उद्देश्य से जो है कि आपके जो है कि इसके बाद दूसरे आपके एक नाविक आते हैं। इसके बाद देखिए दूसरे आपके नाविक रहते हैं पेड्रो अल्वेज कैबाल साहब, और ये 1500 ईस्वी के आसपास भारत में आते हैं। और एक्चुअली में इनके भारत में आने का उद्देश्य आपका यही रहता है कि भारत के साथ जो है कि व्यापारिक संबंधों को स्थापित किया जा सके। वहीं जो है कि जब ये भारत के लिए व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने का कार्य करते रहते हैं तो इन्होंने भारत के संदर्भ में कुछ कमियों को भी देखा था। इन्होंने देखा कि जो भारत के जो क्षेत्रीय शासक होते हैं ये लोग आपस में ही जो है कि लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है कि उनकी इस जो है कि मतभेद का लाभ उठा करके पुर्तगाली शक्ति को जो है कि भारत में स्थापित किया जाए और बिना किसी रोक टोक के जो है कि भारत के साथ जो है कि निर्बाध व्यापार को स्थापित किया जा सके। और देखिए इसके बाद जो है कि प्रथम गवर्नर के रूप में आपके फ्रांसिस्को दी अल्मीडा साहब आते हैं।
और एक्चुअली में ये आपका कब आते हैं तो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक के लिए भारत में आते हैं। इन्होंने एक पॉलिसी जो है कि लागू की थी, उस पॉलिसी का नाम आपका था ब्लू वाटर पॉलिसी। और एक्चुअली में देखिए जो ये ब्लू वाटर पॉलिसी होती है ये होती क्या है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है कि अल्मीडा साहब के मन में ये बात चल रही थी कि क्यों ना जो है कि हम लोग जो सामुद्रिक आपका क्षेत्र है अर्थात जो हिंद महासागर का क्षेत्र है यहाँ पे अपने एकाधिकार को स्थापित कर लिया जाए। अगर हिंद महासागर पे हम लोग जो है कि अपने अधिकार क्षेत्र को स्थापित कर लेंगे तो हमें जो है कि व्यापार करने में जो है कि कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इसी उद्देश्य से जो आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब हैं इन्होंने जो है कि ब्लू वाटर की पॉलिसी को अपनाया था। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आया हुआ है, सीधे आपसे पूछा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने जो है कि लागू किया था, तो किसने किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब ने किया था। इसके बाद देखिए बात करते हैं तो दूसरे गवर्नर के रूप में आपके अल्फांसो दी अल्बुकर्क साहब आते हैं और ये आपका कब आते हैं तो 1509 ईस्वी से आपका 1515 ईस्वी तक के लिए ये भारत में दूसरे गवर्नर के रूप में आपके अल्बुकर्क साहब आते हैं और इन्हें ही जो है कि भारत का वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। और एक्चुअली में जो है कि इन्होंने कुछ कार्य भी आपका किया था। इन्होंने जो है कि गोवा को जो है कि अपने अधिकार क्षेत्र में लाया था। तो देखिए गोवा को अधिकार क्षेत्र में लाने से पहले जो है कि गोवा आपके जो है कि एक बहमनी के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। तो गोवा जो है कि यूसुफ आदिल शाह से छीन करके अल्बुकर्क साहब ने जो है कि अपने पुर्तगाल के अधीन में किया हुआ था। और वही बात करते हैं कि अल्बुकर्क साहब ने जो है कि भारतीयों के संदर्भ में वैवाहिक संबंध को स्थापित करने का कार्य भी किया था। एक्चुअली में ये वैवाहिक संबंध क्या होता है, तो देखिए जो आपके पुर्तगाली लोग या पुर्तगाली सैनिक आपके होते थे इनका विवाह जो है कि भारतीय महिलाओं के से जो है कि करा दिया जाता था। ठीक है, एक्चुअली में ये कराने का उद्देश्य आपका यही रहता था कि उनके साथ जो है कि मित्रतापूर्ण जो है कि संबंध या व्यवहार को स्थापित किया जा सके। इसके बाद देखिए जो अल्बुकर्क साहब है इन्होंने जो है कि बहुत से भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में भी भर्ती किया हुआ था। और वही बात करते हैं तो अल्बुकर्क साहब की जो है कि मृत्यु आपका 1515 ईस्वी में ये भारत में ही होती है। भारत में कहाँ पे होती है तो गोवा राज्य में जो है कि इनकी मृत्यु होती है। और बहुत से पुर्तगाली आज भी आपका जो है कि गोवा राज्य में उनकी समाधि के पास जाते हैं। और देखिए इसके बाद बात करते हैं तो पुर्तगाली के अंतर्गत आपका नीनो दी कुन्हा साहब आपके हैं जो कि आपका 1529 से 1538 ईस्वी तक के समय काल के अंतर्गत रहते हैं। और एक्चुअली में जो आपके कुन्हा साहब थे इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं इन्होंने जो है कि पुर्तगालियों के लिए अनेक बस्तियों की भी स्थापना की थी और बहुत से आपके व्यापारिक केंद्रों को भी स्थापित इन्होंने किया हुआ था। और देखिए एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपके पुर्तगाली हैं ये भारत में जो है कि आपके सबसे पहले आपके जो है कि आए थे। ठीक है, और वहीं आपकी ये सबसे जो है कि लास्ट में जो है कि ये भारत से गए थे। एक्चुअली में इनके अधिकार क्षेत्र में आपका गोवा था। ठीक है, आजादी के बाद भी जो है कि ये उस पे अपने अधिकार को स्थापित किया था। और 1900 आपके जो है कि 61 ईस्वी में जो है कि ये गोवा को छोड़ करके भारत से आपका गए थे। और वही बात करते हैं तो जो पुर्तगाली आपके थे इन्होंने जो है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। किसकी की थी, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, जहाँ छपाई का कार्य आपका होता है। और कहाँ पे की थी तो गोवा में इन्होंने जो है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की हुई थी। और एक्चुअली में बात करते हैं तो पुर्तगालियों ने जो है कि अपनी एक फैक्ट्री को भी स्थापित किया था। और कहाँ पे किया था तो ये कालीकट केरल के अंतर्गत इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री की भी स्थापना या कोठी की भी आपकी स्थापना की हुई थी। तो चलिए ये सारे फैक्ट के रूप में आपके काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और लगभग इस पैटर्न पर भी आपके जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे जो है कि रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए जो आपकी यूरोपीय कंपनियां थी एक्चुअली में जो है कि इसके अंदर सबसे पहले जो है कि भारत में कौन आया था तो आपके पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली की बात करते हैं तो आपके वास्को डी गामा साहब जो है कि 20 मई 1498 ईस्वी को
केरल राज्य के कालीकट जो के स्थान पे पहुंचते हैं और यहाँ पे इनका जो स्वागत करते हैं, यहाँ के शासक रहते हैं कृष्ण जमोरिन साहब, वो जो है कि वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं और जो है कि इनके व्यापारिक जो है कि संबंधों को भी जो है कि स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो यहाँ से डी गामा साहब जो है कि बहुत सारे जो है कि मसाले और जो यहाँ की जो क्षेत्रीय वस्तुएं रहती हैं इन्हें अपने देश में ले आते हैं और लगभग वहाँ पे बहुत ज्यादा मुनाफा आपका प्राप्त करते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को भी जो है कि भारत के साथ व्यापार करने की उत्सुकता बढ़ती है और धीरे धीरे जो है कि काफी नाविक जो है कि आपके लोग यहाँ पे आना शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरे आपके नाविक रहते हैं ये पेड्रो अल्बेज कैबाल साहब रहते हैं, जो कि 1500 ईस्वी के आसपास जो है कि भारत के लिए व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत में आए थे और इनको जो है कि लगता है कि यहाँ के जो शासक रहते हैं ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो क्यों न जो है कि हम लोग जो है कि भारत के कुछ क्षेत्रों पे अपने अधिकार को स्थापित करें और यहाँ से निर्बाध रूप से जो है कि अपने व्यापार जो है कि तंत्र को स्थापित करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। और इसके बाद देखिए प्रथम गवर्नर बन करके आपके जो है कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा साहब आते हैं और ये आपका भारत में जो है कि ब्लू वाटर की पॉलिसी को अपनाते हैं ताकि जो है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में जो है कि एकाधिकार को स्थापित किया जा सके, अपने नियंत्रण को स्थापित किया जा सके। इसके बाद देखिए आपके अल्फांसो दी अल्बुकर्क साहब आते हैं, तो एक्चुअली में जो है कि आप कह सकते हैं कि जो गोवा आपका होता है तो इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लाते हैं और इन्हें ही जो है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक आपका संस्थापक भी आपका माना जाता है। और एक्चुअली में बात करते हैं तो इन्होंने काफी कार्य भी यहाँ पर किया था, इन्होंने वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने का भी कार्य किया था और जो आपके भारतीय सैनिक होते हैं इसे पुर्तगाली सेना के अंतर्गत जो है कि उन्होंने भर्ती का भी कार्य किया था और वहीं इन्होंने जो है कि इनकी डेथ भी आपकी गोवा के अंतर्गत हो जाती है। इसके बाद देखिए आपके नीनो दी कुन्हा साहब हैं, एक्चुअली में जो है कि इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाई और बहुत सी बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों को इन्होंने स्थापित किया हुआ था। तो चलिए उम्मीद करते हैं पुर्तगाल के संबंध में आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और एक्चुअली में इनके पतन की बात करते हैं तो देखिए जो पुर्तगालियों के पतन का कारण आपका क्या बनता है, तो देखिए जो पुर्तगाली रहते हैं इनके पतन के बहुत सारे आपके कारण बनते हैं। तो देखिए पहला कारण आपका ये हो जाएगा कि जो पुर्तगालियों के अंतर्गत कोई योग्य और आपका सक्षम नेतृत्व या फिर गवर्नर इनके पास नहीं रहता है कि ये पूरे भारत के क्षेत्र में जो है कि अपने अधिकार या आधिपत्य को स्थापित कर सके। वहीं बात करते हैं कि आपके जो है कि दूसरा कारण क्या बनता है, तो जो पुर्तगालियों ने जो था एक अमेरिका का देश आपका है ब्राजील, तो इस ब्राजील की जब खोज की थी तो अपना अधिक से अधिक ध्यान उस ब्राजील की तरफ केंद्रित कर दिया और भारत की तरफ इन्होंने ध्यान देना कम कर दिया था। और इसका तीसरा कारण क्या बनता है, तो देखिए तीसरा कारण आपका डच बनता है, क्योंकि इसके बाद डचों का आगमन होता है और जो डच आपके अर्थात जो हॉलैंड के निवासी आपके रहते हैं ये लोग जो है कि पुर्तगाली शक्ति को धीरे धीरे क्षीण करते करते जो है कि उसे कमजोर करते चले जाते हैं। इनके पतन का चौथा कारण क्या बनता है, तो चौथा कारण आपका ये होता है कि जो इंग्लैंड के आपके राजकुमार रहते हैं चार्ल्स द्वितीय, इनका जो विवाह होता है ये पुर्तगाल की राजकुमारी रहती है कैथरीन, तो कैथरीन के साथ जो है कि चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है और बदले में जो पुर्तगाली आपके रहते हैं इन्होंने बंबई शहर को जो है कि इंग्लैंड को दहेज में दे देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इनके पतन के बहुत सारे कारण रहते हैं और जो है कि इसके बाद जो है कि आपकी जो है डच या हॉलैंड वाले जो रहते हैं अपने आधिपत्य को स्थापित करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं आपके जो है कि डच और हॉलैंड के बारे में और वहां पर भी जो है कि इसे चार्ट के माध्यम से हम लोग अभी समझने वाले हैं। इसके बाद देखिए अगली आपकी जो है कि यूरोपीय कंपनी आपकी डच है और डच को हम लोग हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। और देखिए अगर एक्चुअली में डच की बात करते हैं तो इनकी भी भारत में आने का उद्देश्य आपका वही था, ये भी भारत के साथ जो है कि व्यापारिक संबंधों को स्थापित करना चाहते थे और साथ ही साथ जो है कि भारत में अपने आधिपत्य को भी स्थापित करना चाहते थे। तो देखिए इसी क्रम में जो है कि आपकी एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और ये कब आपका किया गया था, तो 1602 ईस्वी में किया गया था। और बकायदे जो है कि जो हॉलैंड की जो सरकार आपकी है
इस हॉलैंड सरकार ने जो है कि 21 वर्ष के लिए जो है कि इसे पूर्वी एशिया के क्षेत्र में व्यापार करने का जो है कि अधिकार प्रदान किया था। और देखिए थोड़ा इसके पहले हम लोग जाएंगे तो देखिए जो आपकी डच या हॉलैंड आपकी है, तो डच कंपनी की स्थापना आपकी 1592 ईस्वी में की गई थी। वहीं इसने जो है कि 1595 से आपका 98 ईस्वी तक इसने पूर्वी एशिया के अंतर्गत इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा के क्षेत्रों में इसने जो है कि व्यापार के क्षेत्र का कार्य किया था। और इसके बाद जो है कि 1602 ईस्वी में आपकी जो है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसने भारत पे आगमन किया था। और देखिए अगर डच की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी की स्थापना आपकी कहाँ पे की थी, तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में की थी। और एक्चुअली में ये मसूलीपट्टनम पड़ता कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में आपका पड़ता है। तो देखिए पहली फैक्ट्री आपकी 1506 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में जो है कि डचों के द्वारा आपकी स्थापित की गई थी। और वही बात करते हैं तो इसके बाद जो आपके डच वाले इन्होंने कुछ अन्य फैक्ट्रियों की भी स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने सूरत में, कोचीन में और करिकल में जो है कि फैक्ट्रियों को स्थापित करने का कार्य आपका किया था। और देखिए एक्चुअली में सूरत की बात करते हैं तो ये गुजरात में पड़ता है, कोचीन आपका कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है, और करिकल आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पांडिचेरी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम आपका पुदुचेरी हो गया है। ठीक है। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो पुदुचेरी को भी हम लोग जो है कि 4 भागों में बांट सकते हैं। ज्योग्राफी का आपका पार्ट है। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र में आपका पड़ता है इसे हम लोग यमन के नाम से जानते हैं, ये आपके पांडिचेरी का क्षेत्र है। इसके बाद जो आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है ये आपका जो है कि पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। और इसी जो है कि तमिलनाडु में आपका जो है कि करिकल, ठीक है, जो करिकल का क्षेत्र है ये भी आपके पुदुचेरी का क्षेत्र हो जाता है। और यहाँ पे जो आपके जो केरल के पास है यहाँ पे जो है कि माहे के नाम से जो है कि आपके पुदुचेरी को जाना जाता है। तो चलिए ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, इसको भी जो है कहीं ना कहीं माइंड में आपके होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है वेदरा का युद्ध। ठीक है। तो देखिए जो वेदरा का युद्ध है एक्चुअली में आपका ये कब होता है, तो ये आपका 1759 ईस्वी में होता है। और एक्चुअली में ये वेदरा जो है प्लेस या स्थान आपका पड़ता कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में वेदरा का आपका युद्ध हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो देखिए आपका ये डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें डच आपके पराजित हुए थे और अंग्रेज आपके जो है कि विजयी हुए थे। कई बार इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन करके आया हुआ है। और देखिए इसकी भी एक कहानी आपकी है, एक्चुअली में जो है कि डच और अंग्रेज की बात करते हैं तो देखिए डच के बाद जो है कि अगली कंपनी आपकी अंग्रेजों की ही है। तो एक्चुअली में जो डच और अंग्रेज थे ये दोनों जो है कि एक मित्र के रूप में जो है कि भारत में आगमन करते हैं। और इन दोनों का उद्देश्य जो है कि भारत में जो है कि व्यापार को स्थापित करना होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि इन दोनों के मध्य जो है कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और उपनिवेशवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से इन दोनों के बीच में संघर्ष भी शुरू होता है। एक्चुअली में जो है कि इन दोनों के बीच जो है कि झगड़े की वजह बनती क्या है, तो देखिए जब डच आपके जो है कि कुछ क्षेत्रों में व्यापार कर रहे थे तो अंग्रेज जब यहाँ पे पहुंचे तो इनके कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। और इस कारण से जो डच वाले थे इन्होंने अंग्रेजों के कुछ सैनिकों को मार दिया था। ठीक है। तो देखिए अंग्रेजों और डचों के बीच में जो है कि एक शत्रुता की भावना आपकी पैदा हो गई थी। और ये धीरे धीरे चलते चलते आपके ये वेदरा के युद्ध के रूप में आपका ये परिवर्तित हो गई। और एक्चुअली में देखिए काफी महत्वपूर्ण आपका ये वेदरा का युद्ध है, जिसमें जो है कि अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। और इस प्रकार से डचों की जो है कि भारत में व्यापारिक गतिविधियां आपकी समाप्त हो गई थी। तो देखिए इस प्रकार से हमने देखा जो डच आपके या हॉलैंड वासी आपके हैं किस प्रकार से जो है कि भारत में जो है कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए आते हैं और उसके बाद जो है कि अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करते हैं और धीरे धीरे अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं।
लेकिन जो है कि इसके बाद की जो कंपनी आपकी अंग्रेज जो आते हैं, इनकी गतिविधियां को जो है कि धीरे धीरे करके समाप्त कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजों ने जो है कि भारत में किस प्रकार से आगमन किया और भारत के संदर्भ में उन्होंने कौन कौन सा योगदान किया हुआ है। तो देखिए इसके बाद जो है कि डचों के बाद जो है कि आपके अंग्रेजों का आगमन होता है। और एक्चुअली में अंग्रेज की बात करते हैं तो इनके भारत आने का उद्देश्य भी आपका वही रहता है, ये भारत के साथ जो है कि व्यापारिक संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं। और अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जितनी भी आपकी यूरोपीय कंपनियां आई थी तो उन सब में से सबसे शक्तिशाली आपके ये अंग्रेज ही आपके उभर करके आए थे। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपके अंग्रेज थे, इनकी जो है कि शक्तिशाली या फिर कुटिल नीति के तहत या फिर इनकी जो है कि आप राजनीतिक जो है कि हस्तक्षेप की बदौलत आप कह सकते हैं हम लोग धीरे धीरे जो है कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए थे और अपना जो भारत है ये धीरे धीरे जो है कि गुलाम बन गया था। एक्चुअली में हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमने जो है कि लंबी जो है कि लड़ाई इनसे संघर्ष किया हुआ था, उसके बाद हमें जो है कि इनसे आजादी मिली हुई थी। तो इन सारी चीजों को हम लोग आगे धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज आपका डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए अगर अभी बात करते हैं तो जो यूरोपीय कंपनियों का आपका आगमन होता है तो इसके अंतर्गत जो आपके अंग्रेज रहते हैं, इन्होंने जो है कि द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के नाम से जो है कि आपकी एक कंपनी की स्थापना की थी, जिसे हम लोग जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जो है कि जानते हैं। और एक्चुअली में इसकी स्थापना भी कब हुई थी तो 1599 ईस्वी में आपकी ये हुई थी। इसके बाद देखिए बात करते हैं तो इस समय आपकी जो है कि ब्रिटेन की महारानी आपकी एलिजाबेथ थी और इन्होंने लगभग 1600 ईस्वी के आसपास जो है कि भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र आपका प्रदान किया था। और एक्चुअली में बात करते हैं तो ये भारत के साथ जो व्यापार करने का अधिकार पत्र था ये 15 वर्षों के लिए आपका प्रदान किया गया था। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं तो हमें कैप्टन हॉकिंस के नाम का जिक्र मिलता है। एक्चुअली में ये आपके रहते कौन है तो ये जो है कि इसे जेम्स प्रथम साहब जो कि इंग्लैंड के आपके राजा रहते हैं, इन्होंने जो है कि अपने राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को जो है कि भारत भेजने का फैसला किया था। और एक्चुअली में जो कैप्टन आपके हॉकिंस हैं ये 1608 ईस्वी में जो है कि ये भारत पहुंचते हैं। और एक्चुअली में इनके पास जो है कि फरमान पत्र रहता है जो कि अकबर के नाम का रहता है। और एक्चुअली में जो है कि जब हॉकिंस साहब जब भारत आते हैं तो अकबर साहब की मृत्यु हो जाती है और जो है कि भारत के शासन में जो है कि जहांगीर साहब का शासन रहता है। तो देखिए जब कैप्टन हॉकिंस साहब के जो है कि भारत पहुंचते हैं जो है कि जेम्स प्रथम के फरमान को लेकर के, तो जहांगीर साहब से जो है कि भारत के लिए व्यापार और उनके लिए जो है कुछ अधिकार क्षेत्रों की बात करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है कि जहांगीर साहब ने जो है कि कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने और अपनी कोठी को स्थापित करने की अनुमति जो है कि प्रदान कर दी थी। कहीं न कहीं जहांगीर साहब ने यही एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी जो हमारे आगे आने वाले भारत के लिए संकट का काल आपका आने वाला था। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जब कैप्टन हॉकिंस साहब भारत आते हैं तो ये जेम्स प्रथम के नाम का फरमान लेकर के आते हैं और एक्चुअली में ये अकबर के नाम का रहता है। लेकिन जब हॉकिंस साहब जब भारत पहुंचते हैं तो अकबर साहब की मृत्यु हो जाती है और यहाँ जो है कि शासन या गद्दी पे आपके जहांगीर साहब बैठे रहते हैं। तो आपके जो आपके हॉकिंस साहब रहते हैं ये जो है कि अपने राजा की तरफ से जो है कि फरमान के द्वारा जो है कि भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा को व्यक्त करते हैं, साथ ही जो है कि सूरत में जो है कि व्यापारिक कोठी की भी मांग करते हैं। इसके बाद देखिए अगले आपके जो है कि राजदूत के रूप में थॉमस रो आते हैं जहांगीर के दरबार में, जो कि आपके 1615 ईस्वी में आते हैं। ये भी आपका जो है कि जेम्स प्रथम के नाम का फरमान लेकर के आते हैं और जिसमें जो है कि व्यापार क्षेत्रों में और अधिक विस्तार और जो है कि अपनी कोठियों को और अधिक व्यापक मात्रा में फैलाने की बात ये लोग करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इन दोनों पॉइंट से भी कई बार क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं कि जो आपके अंग्रेज थे इन्होंने किस राजदूत को जो है कि भारत में भेजा था। तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा था और थॉमस रो को भेजा था जो कि आपके जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो
तो अंग्रेजों ने कुछ आपकी फैक्ट्रियों को भी स्थापना की थी। और एक्चुअली में जो आपकी जो फैक्ट्रियां आपकी कोठी आपकी थी, ये सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, हुबली हो गया, मद्रास हो गया, बालासोर हो गया, यहाँ पे जो है कि अंग्रेजों के द्वारा जो है कि फैक्ट्री या फिर कोठी या कारखाने की आपकी स्थापना की गई थी। और एक्चुअली में बात करते हैं तो अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई जो है कि कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था, तो सूरत में किया था। और कब आपका किया था, तो 1613 ईस्वी में आपका किया था। और उसके बाद देखिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे जो है कि अंग्रेजों के साथ जो है कि फ्रांसीसियों ने भी जो है कि हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और साथ ही बात करते हैं तो अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ आपका युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग जो है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या फिर आपके कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। और एक्चुअली में जो है कि इसके 3 युद्ध यहाँ पे आपके लड़े गए थे। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब फ्रांसीसियों के बारे में जो नेक्स्ट आपकी जो कंपनी है वहां पे आएंगे, तो इन युद्धों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं तो अंग्रेज धीरे धीरे व्यापार करने के उद्देश्य से आपके आए थे, लेकिन जब यहाँ पे व्यापार आपके कर रहे थे तो इन्होंने देखा यहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक स्थिति होती है यहाँ के जो है कि शासक के आदेश में रहती है। यहाँ क्या होता है कि जो आपके छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक होते हैं ये आपस में ही आपके लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि अंग्रेजों को लगा कि भाई जो है कि व्यापार के लिए कोई जो है कि बाधा या फिर जो है कोई रुकावट उत्पन्न ना हो, हम लोग एकाधिकार के माध्यम से जो है कि पूरे भारत पे जो है कि अपने अधिकार को स्थापित कर सके। तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो है कि इच्छा आपकी जागृत होती है कि अपने अधिकार क्षेत्र का और अधिक जो है कि विस्तार किया जाए। और यही कारण रहता है कि जो अंग्रेज आपके रहते हैं धीरे धीरे जो है कि भारतीय राजाओं के संदर्भ में जो है कि उनकी राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना हस्तक्षेप देना आपका शुरू कर देते हैं। और देखिए इसी क्रम में बात करते हैं तो प्लासी का आपका युद्ध हुआ था, जो कि आपका 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और एक्चुअली में बात करते हैं तो ये बंगाल के आपके नवाब रहते हैं सिराजुद्दौला और जो है कि अंग्रेजों की तरफ से आपके रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज आपके विजयी होते हैं और जो बंगाल के नवाब आपके सिराजुद्दौला साहब रहते हैं वो पराजित होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्लासी का आपका युद्ध था ये अंग्रेज जब जीत जाते हैं तो ये इनके लिए एक नींव का काम करता है, अर्थात जो उनका बेस होता है कि भारत में अपने आप को स्थापित करने का, तो ये इनके बेस का काम करता है। और वही बात करते हैं तो अगला युद्ध आपका बक्सर का युद्ध आपका था और ये आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में भी जो है कि आपकी जो है कि अंग्रेजों की तरफ से जो है कि आपके हेक्टर मुनरो ने जो है कि भाग लिया था। वहीं जो है कि बक्सर के युद्ध में जो है कि आपके 3 शासक रहते हैं, मीर कासिम आपके रहते हैं, शुजाउद्दौला रहते हैं और आपके शाह आलम द्वितीय रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि इस युद्ध में भी जो है कि आपके जो है कि अंग्रेज विजयी होते हैं और आपके जो है कि बाकी के नवाब आपके पराजित होते हैं। तो देखिए जो युद्ध ये आपका होता है काफी महत्वपूर्ण होता है और इस युद्ध के माध्यम से जो आपके अंग्रेज रहते हैं अपने आप को भारत में स्थापित करने में सफल हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है कि ये भारत के सभी अधिकार क्षेत्रों में जो है कि अपने को स्थापित करते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से जो है कि अंग्रेजों ने जो है कि अपने आधिपत्य को लगभग भारत में स्थापित कर लिया था, जो कि उनके लिए एक मील का पत्थर आपका साबित हुआ। और इसके बाद जो है कि आने वाले आपके जो सभी चैप्टर आपके हैं इन अंग्रेजों के ऊपर ही आपका फोकस होने वाले हैं, चाहे आपके जो है कि 1857 की क्रांति आपकी रही हो या फिर आपके जो है कि 1885 में जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपकी स्थापना की बात की गई हो, या फिर आप जो है किसी क्रम को आगे अगर बढ़ाना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कि 1905 में जो है कि बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसमें जो है कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में से विभाजित कर दिया गया था। और वही बात करते तो 1906 में आपका जो है कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में समीउल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में आपकी की गई थी। और इसके बाद के क्रम में आते हैं तो आपका 1907 में जो है कि सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस से जो है कि नरम दल और गरम दल जो है कि आपका ये टूट गए थे। और इसके बाद 1909 में आपका क्या होता है तो 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार होता है,
जिसमें जो है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात आपकी की जाती है। और वहीं इस क्रम की बात करते हैं तो 1911 में जो है कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और 1912 में आपकी जो है कि राजधानी का परिवर्तन कर दिया जाता है, अर्थात जो हमारी राजधानी कलकत्ता में थी उसे जो है कि वहां से जो है कि स्थानांतरित करके दिल्ली में स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद आपका जो है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो आपके कांग्रेस से नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए थे वो पुनः आपके एक हो जाते हैं। और देखिए इसके बाद आपको 1916 में जो है कि होम रूल लीग की स्थापना होती है और आप कह सकते हैं कि एनी बेसेंट और जो आपके तिलक साहब थे इन्होंने जो है कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। और इसके बाद देखिए इसी क्रम में आगे आते हैं तो जो है कि गांधी जी का आंदोलन में देखने को मिलता है। तो 1917 में आपका चंपारण आंदोलन होता है और 1918 में आपके जो है कि दो मूवमेंट होते हैं, एक आपका अहमदाबाद जो है कि मिल मजदूर आंदोलन होता है और वहीं आपका 18 में ही आपका जो है कि खेड़ा मूवमेंट होता है, जिसमें गांधी जी ने जो है कि किसानों और जो है कि आप कह सकते हैं जो मिल मजदूर थे उनको इन समस्याओं से मुक्ति दिलाई थी। ये अलग ही आपका टॉपिक है, जब चैप्टर में आएंगे तो इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी हल्का सा इसके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए 1919 की बात करते हैं तो 1919 में आपका जो है कि रॉलेट एक्ट आपका आता है, जो कि आपका आगे चल करके ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग हत्याकांड के रूप में आपका ये तब्दील हो जाता है। तो देखिए जो 1920 से 22 का आपका जो समय रहता है ये असहयोग आंदोलन का रहता है, ठीक है। उसका नेतृत्व जो है गांधी जी करते हैं और एक्चुअली में 1922 आपका रहता है ये गोरखपुर में जो है कि आपका चौरी चौरा कांड हो जाता है। तो इस घटना के कारण जो है कि गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और वही बात करते हैं तो 1923 में आपकी जो है कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू साहब ने इलाहाबाद में आपका की थी। और इसके बाद 1925 में जो है कि काकोरी कांड की घटना घटी थी, जिसमें जो है कि ट्रेन में जो है कि आपकी डकैती की गई थी। और देखिए इसके बाद बात करते हैं तो आपका 1927 ईस्वी में जो है कि साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि भारत में आपका 28 में आया था और एक्चुअली में इसका काफी विरोध किया गया था, क्योंकि भाई जब ये साइमन कमीशन भारत में आया था तो इसके जो सभी सदस्य आपके होते हैं ये सभी अंग्रेज रहते हैं। अभी डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में चैप्टर वाइज आगे आने वाले समय में। इसके बाद देखिए बात करते हैं तो 1928 में जो है कि आपका जो है कि बारडोली मूवमेंट हुआ था, जिसका नेतृत्व आपके जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में किया था। और इसके बाद 1929 में आपका जो है कि लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसके बाद आपके जो है कि 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज आंदोलन आपके हुए थे। इसके बाद आपका 1940 में जो है कि गांधी जी के द्वारा जो है कि व्यक्तिगत आंदोलन की आपकी शुरुआत की गई थी। और वहीं आपके 1942 में जो है कि क्रिप्स मिशन आया था और 42 में ही जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो है कि आपकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा आपकी की गई थी। इसके बाद देखिए 1946 में आपकी जो है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी, जिसके तहत जो है कि संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। और इस प्रकार से जो है कि एक लंबे संघर्ष को करते हुए हमने जो है कि अंग्रेजों से जो है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की थी। तो देखिए ये सारे जो आपके सन है ये सन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और अक्सर आपके कंप्यूटर ज्ञान में इन सारे सन से आपकी जो है कि क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। तो आगे आने वाले चैप्टर में हम इन सभी को जो है कि डिटेल से एक एक करके जो है कि डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए अभी हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो जो है कि अभी हमने जो है कि अंग्रेज के बारे में देखा था और इसके बाद हम लोग अगली कंपनी में आएंगे, जहां पे हम लोग जो है कि आपके डेनमार्क और आपके फ्रांसीसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए इसके बाद अगली जो है कि आपकी यूरोपीय कंपनी डेन है और डेन को हम लोग डेनमार्क के नाम से भी जानते हैं। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो डेन का जो है कि भारतीय व्यापार के क्षेत्र में हमें अधिक जो है कि महत्व देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो है कि भारत के साथ जो है कि व्यापार करने में अधिक आपके सफल नहीं हो सके थे। और देखिए अगर बात करते हैं तो 1616 ईस्वी में जो डेन वाले थे इन्होंने डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी स्थापना की थी और वहीं इन्होंने जो है कि अपनी पहली फैक्ट्री ट्रावनकोर में आपका स्थापित की थी। और एक्चुअली में ये ट्रावनकोर आपका पड़ता कहाँ है तो तंजौर में पड़ता है। तंजौर कहाँ पे है तो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ये स्थित होता है। और देखिए सबसे अच्छी बात डेन के अंतर्गत आपकी ये थी
कि जब ये भारत के साथ जो है कि व्यापार करने में सफल नहीं हो सके थे, तो इनके पास जो भी वाणिज्यिक आपके संस्थान या क्षेत्र थे, ये जो है कि अंग्रेजों को उसे सौंप कर उसे बेच करके जो है कि भारत से चले गए थे। ठीक है, तो यहीं तक जो है कि हमें इनका रोल जो है कि भारतीय संदर्भ में देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कि अगली आपकी जो यूरोपीय कंपनी है, ये आपकी फ्रांसीसी वाले हैं। तो देखिए, अगर फ्रांसीसी की बात करते हैं तो उस समय जो है कि फ्रांस के आपके सम्राट थे लुई 14वां, और लुई 14वें के जो है कि शासन काल में जो है कि उनके एक मंत्री थे जिनका नाम आपका काल्बर्ट था, और इन्हीं काल्बर्ट साहब के नेतृत्व में जो है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में आपकी की जाती है। ठीक है, और देखिए, जब आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है तो इसका भी उद्देश्य आपका वही रहता है, ये भारत के साथ जो है कि व्यापारिक संबंधों और क्षेत्रों को स्थापित करना चाहते हैं। और इसी क्रम में जो है कि फ्रांसीसियों ने जो है अपनी पहली जो फैक्ट्री होती है ये गुजरात के सूरत नामक स्थान पे 1668 ईस्वी में स्थापित किया था। और वही बात करते हैं तो इन्होंने जो है कि अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है कि मछलीपट्टनम में स्थापित की थी, और एक्चुअली में आपका ये मछलीपट्टनम पड़ता कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत ये सम्मिलित होता है। और देखिए, अगर आगे बात करते हैं तो अगले पॉइंट में है कि फ्रांसीसियों ने जो है कि कुछ क्षेत्रों में अपने अधिकार को भी स्थापित किया था। तो इन्होंने कहाँ पे जो है कि अपने अधिकार को स्थापित किया था, इन्होंने पांडिचेरी में किया था, मॉरिशस, करिकल और माहे में किया था। एक्चुअली में ये तीनों क्षेत्र तो आपके जो है कि भारत के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो आपका जो ये मॉरिशस आपका है, ये मेडागास्कर अफ्रीका के पास जो आपका एक छोटा सा आपका देश है मॉरिशस, वहां तक जो है कि फ्रांसीसियों ने अपने अधिकार क्षेत्र को स्थापित किया था। इसके बाद देखिए, अगर अगले पॉइंट की तरफ आते हैं तो देखिए, इनका सामना जो है कि अंग्रेजों से भी जो है कि हुआ था। एक्चुअली में भाई, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों भारत में व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आए थे, तो कहीं ना कहीं जो है कि इनमें व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और जो है कि अपने उपनिवेशवाद या फिर अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपस में जो है कि ये लोग झगड़ भी जाते थे, संघर्ष इनके बीच हो जाता था। और एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपके यूरोपीय आपके देश हैं, तो यूरोप के अंतर्गत भी आपके जो है कि आपके जो अंग्रेज और आपके जो फ्रांस हैं, ये कट्टर शत्रु के रूप में आपके रहे हैं। तो जब कभी आपका जो है कि इनके गृह जो है कि आपके शहर अर्थात जो है कि होम टाउन में यूरोप में अर्थात जो है कि कोई भी युद्ध आपका छिड़ता था, तो उसका परिणाम हमें जो है कि भारत में भी देखने को मिलता था। और एक्चुअली में जो है कि आपके जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो आपके 3 कर्नाटक युद्ध या फिर जो है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए हैं, ये इन्हीं का परिणाम है। और देखिए, एक्चुअली में बात करते हैं तो जो है कि भारत में जो है कि आंग्ल फ्रांसीसी या फिर जो है कि आपके 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, और इसे कभी कभी से आपके एग्जाम में सन ये पूछ देता है, और ये जो युद्ध आपका हुआ था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो इसके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं जानकारी रखनी है। तो देखिए, अगर बात करते हैं तो आपका जो है कि पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से आपका 1748 ईस्वी के बीच में हुआ था। और वही बात करते हैं तो जो युद्ध की समाप्ति होती है, ये एक्सला-शापिल संधि के द्वारा जो है कि ये युद्ध आपका समाप्त होता है। और वही बात करते हैं तो दूसरा आपका कर्नाटक युद्ध आपका कब हुआ था, तो ये 1749 से आपका 1754 ईस्वी के मध्य में हुआ था। और वहीं जो है कि इस युद्ध की जो समाप्ति है, ये पांडिचेरी की संधि के माध्यम से आपका ये समाप्त होता है। और देखिए, जो आपका तीसरा कर्नाटक युद्ध है, ये 1758 से आपका 1763 ईस्वी के मध्य हुआ था, और ये आपका पेरिस की संधि के द्वारा ये युद्ध आपका समाप्त होता है। तो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है कि ये युद्ध का ये सन पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि किस संधि के द्वारा जो है कि समाप्त किया गया था। और एक्चुअली में देखा जाए तो जो पहला कर्नाटक का युद्ध था, इसकी बराबर की स्थिति में रहा था, और बाकी के जो दोनों आपके युद्ध रहे हैं, ठीक है, दूसरा और तीसरा कर्नाटक का युद्ध, इसमें अंग्रेज जो है कि आपके ज्यादा सफल रहे थे। तो देखिए, इस प्रकार से हमने देखा कि जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, ये किस प्रकार से जो है कि अंग्रेज जो है कि अपने क्षेत्र अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाते हुए जो है कि आप कह सकते हैं भारत में जो है कि एकाधिकार को स्थापित किया था, और भारत से जो है कि बहुत अधिक जो है कि धन संपदा और यहाँ की जो क्षेत्रीय वस्तुएं होती हैं,
अपने देश में ले जा करके जो है कि अधिक मुनाफा को कमाया था। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ आते हैं, और जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा था उसी से जुड़ी हुई ये सारे क्वेश्चन आपके इसी से संबंधित हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इसे बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको जो है कुछ समय भी दूंगा, और जो है कि लगभग 5 सेकंड के बाद अगर आप इसका आंसर नहीं बता पाते हैं तो मैं इसका आंसर आपके स्क्रीन पे लिख दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है कि जो वास्को डिगामा था ये कालीकट कब पहुंचे थे। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको जो है कि पता होगा कि आपकी ये कब पहुंचे थे। तो देखिए ये आपके 20 मई 1498 ईस्वी को ये जो है कि वास्को डिगामा साहब आपके कालीकट पहुंचे थे। ठीक है, और इसके बारे में भी मैंने जो है कि आपको डीप में बताया था कि एक्चुअली में जब वास्को डिगामा जो है कि कालीकट पहुंचे थे तो वहां के शासक आपके जमोरिन साहब थे, जिन्होंने जो है कि वास्को डिगामा का आपका स्वागत किया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है कि ब्लू वाटर की पॉलिसी किसने लागू की थी। ठीक है, ये देखिए पीछे भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था। तो देखिए जो ब्लू वाटर की पॉलिसी आपकी थी इसको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब ने जो है कि लागू किया था। और देखिए एक्चुअली में आपका ये ब्लू वाटर की पॉलिसी क्या होती थी, तो मैंने इसको जो है कि चैप्टर में भी क्लियर किया था। एक्चुअली में जो है कि अल्मीडा साहब चाहते थे कि जो हिंद आपका महासागर है यहाँ पे अपने एक छत्र साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे, ताकि इन्हें जो है कि समुद्री मार्ग से जो है कि व्यापार करने में कोई बाधा या दिक्कत उत्पन्न ना हो। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम कौन सी आपकी यूरोपीय कंपनी ने भारत से व्यापार किया था। तो सबसे पहले कौन सी आपकी यूरोपीय कंपनी थी, तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपने जो है कि ढूंढ लिया होगा। तो देखिए सबसे पहले आपके जो है कि पुर्तगालियों ने जो है कि भारत के साथ जो है कि व्यापारिक संबंध को स्थापित किया था। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो इनके आने का क्रम भी मैंने आपको जो है कि बताया हुआ है, और एक ट्रिक भी आपको बताया हुआ था कि किस प्रकार से इनके आने का क्रम था। तो वो ट्रिक आपका था पीडी अडेफा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें देखिए आपसे पूछा हुआ है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक आपका संस्थापक कौन था। तो देखिए जो पुर्तगाली शक्ति थी इसका वास्तविक संस्थापक आपके अल्बुकर्क साहब थे। अल्बुकर्क साहब जो है कि पुर्तगाली शक्ति के आपके जो है कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इसका भी आंसर जो है कि आपने जो है कि बड़ी आसानी से दे दिया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा हुआ है कि पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपनी जो है कि पहले दुर्ग का निर्माण किया था। तो देखिए यहाँ पे दुर्ग का मतलब आपका कोठी भी हो सकता है, आपका फैक्ट्री भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो है कि अपने पहले दुर्ग या कोठी या कारखाने की स्थापना कहाँ पे की थी। तो देखिए इन्होंने जो है कि कोचीन में किया था, और एक्चुअली में आपका ये कोचीन पड़ता कहाँ पे, तो ये केरल राज्य में आपका पड़ता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर जो है कि आप लोगों ने बड़े आसानी से दे दिया होगा। ठीक है, और देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह कौन था। तो देखिए अगर बात करते हैं आपकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इस समय जो है कि भारत पे जो है कि अकबर का शासन था। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपके जो है कि ब्रिटेन के अर्थात आपके जो इंग्लैंड के जो आपके राजा थे जिनका नाम आपका जेम्स प्रथम था, इन्होंने ही जो है कि अपने एक दूत को भेजा था। क्या नाम था उस दूत का आपका, विलियम हॉकिंस नाम था, जो कि अकबर के नाम का जो है कि संदेश पत्र लेके जाता है। लेकिन जो है कि अकबर की डेथ हो जाती है तो ये जहांगीर उस समय जो है कि शासक आपके रहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किस मुगल शासक के काल में जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो देखिए
इस समय जो है कि शासन किसका था, तो जहांगीर का शासन था। इस समय शासन किसका आपका था, जहांगीर का। तो देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो फरमान रहता है आपके जो है कि विलियम हाकिंस साहब रहते हैं, ये जहांगीर के शासन काल में जो है कि इस फरमान को लेकर के पहुंचते हैं। तो शासन किसका उस समय रहता है, जहांगीर साहब का रहता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा हुआ है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, कोठी या कारखाना कहां पे स्थापित किया था। तो देखिए इन्होंने कहां पे जो है कि अपनी कोठी फैक्ट्री की स्थापना की थी, तो देखिए इन्होंने सूरत में किया था। सूरत कहां पड़ता है आपका, ये गुजरात राज्य के अंतर्गत आपका पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से इस सेगमेंट में हमने देखा कि आपके इसी टॉपिक से जुड़े हुए ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये यूपीएससी में पूछा गया, ये सारे जो है कि आपके चाहे आप यूपी पुलिस का दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, चाहे आप जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, ये सब आपके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और लगभग इसी पैटर्न पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा हुआ है कि भारत में सबसे पहले कौन सी आपकी यूरोपीय कंपनी आई थी और सबसे अंत में जो है कि भारत से आपकी गई थी। तो कौन सी आपकी कंपनी थी, पीछे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो ये भारत में सबसे पहले आए थे और 1961 ईस्वी में ये गोवा को छोड़ करके भारत से आपका गए हुए थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया हुआ था। तो देखिए आपकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बंबई को किससे लिया हुआ था, तो इसने पुर्तगाल से आपका लिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं तो पीछे भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि पुर्तगाल की आपकी राजकुमारी का नाम कैथरीन था, वहीं इंग्लैंड के आपके जो राजकुमार थे ये चार्ल्स द्वितीय थे। तो जब इनका विवाह हो जाता है तो पुर्तगाल ने जो है कि बंबई को दहेज के रूप में जो है कि चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा हुआ है कि कर्नाटक का युद्ध किस यूरोपीय कंपनी के मध्य आपका लड़ा गया था। तो देखिए मैंने पीछे भी आपको डिस्कस किया हुआ था कि कर्नाटक के 3 युद्ध आपके हुए थे। किसके किसके मध्य में आपके हुए थे, तो ये देखिए आपके अंग्रेज और जो है कि फ्रांसीसियों के मध्य आपका लड़ा गया था। और कर्नाटक के युद्ध को हम लोग जो है कि आपका आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा हुआ है कि फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए जो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक आपके हैं ये आपके कोलबार्ट साहब हैं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में पीछे मैंने डिस्कस किया हुआ था जो आपके फ्रांस के जो राजा आपके जो है कि लुई 14वें रहते हैं, तो उन्हीं के शासन काल में जो है कि इनके एक मंत्री रहते हैं जिनका नाम कोलबार्ट रहता है और इन्हीं के नेतृत्व में जो है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी स्थापना होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा हुआ है कि पुर्तगाली उपनिवेश का पहला गवर्नर कौन था। तो देखिए पुर्तगाल की बात करते हैं तो पुर्तगाल का पहला गवर्नर आपका कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा साहब थे। ठीक है, तो देखिए अल्मीडा साहब ने जो है कि ये पुर्तगाल की तरफ से ये पहले आपके गवर्नर बन करके भारत में आए हुए थे। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा हुआ है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। एक्चुअली में जो है कि कोलंबस की बात करते हैं तो पीछे भी हमने देखा हुआ था, तो ये कोलंबस साहब आपके कहाँ के निवासी आपके थे, तो स्पेन के आपके निवासी थे। और एक्चुअली में बात करते हैं तो इन्होंने जो है कि 1492 ईस्वी में जो है कि भारत की तलाश के लिए, तलाश कहना सही नहीं होगा, समुद्री मार्ग की खोज के लिए जो है कि भारत के लिए जो है कि इनका आगमन था। लेकिन ये आपकी जो है कि दिशा भटक जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं कोलंबस साहब अमेरिका, और अमेरिका की आपकी खोज कर देते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि वेदरा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए जो वेदरा का युद्ध आपका था
ये डच और अंग्रेजों के बीच में आपका लड़ा गया था। और एक्चुअली में बात करते हैं तो इस वेदरा के युद्ध में आपके अंग्रेज विजयी हुए थे और डच आपके पराजित हुए थे। ये सारी चीजें मैंने पीछे भी आपको डिस्कस की हुई हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा हुआ है कि पेरिस की संधि से कौन सा युद्ध आपका समाप्त हो गया था। तो देखिए जो पेरिस की संधि हुई थी इससे आपका जो है कि थर्ड जो है कि कर्नाटक का जो युद्ध था ये समाप्त हो गया था। और एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो है कि 3 कर्नाटक युद्ध आपके लड़े गए थे, ठीक है। और पहला जो आपका कर्नाटक का युद्ध था ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो एक्सला-सापेल की संधि के द्वारा। और दूसरा कर्नाटक का युद्ध आपका किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो ये पांडिचेरी की संधि के द्वारा। और तीसरा जो युद्ध आपका समाप्त होता है ये पेरिस की संधि के द्वारा आपका समाप्त होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंग्लैंड की महारानी आपकी थी एलिजाबेथ। कौन थी, एलिजाबेथ थी, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें पीछे भी आई थी और उम्मीद करते हैं इसमें से ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। और देखिए इसी जो सारे क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।